बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 की शुरुआत आज करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई एंटी एंजाइनल तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है हमारे फार्माकोलॉजी में हमने एंटी एंजाइनल की फार्माकोलॉजी, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, साथ ही साथ इनके एडवर्स इफेक्ट डिस्कस किए थे। यहाँ पे ज़्यादातर जो फोकस है वो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री पे रहने वाला है, जिसके साथ में हम फार्माकोलॉजी को कोरिलेटेड फॉर्म में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एंजाइना पेक्टोरिस की कि भाई एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है। एंजाइना पेक्टोरिस यूजुअली हम इसको एंजाइना नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें एक तरीके का चेस्ट पेन होता है और ये चेस्ट पेन रेडिएट करता है हमारी नेक की तरफ, हमारे आर्म्स की तरफ। अब ये पेन धीरे धीरे फैलता है और ये किस वजह से होता है ये जान लेते हैं। देखिए, इसकी जो कारण होते हैं दैट इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, एंड अगर ब्लड सप्लाई रुकती है दैट ऑफनली लीड्स टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द हार्ट। ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड में ही हमारे ऑक्सीजन आते हैं, तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई क्या होगी हमारे हार्ट में, कम होगी। अब ऐसी सिचुएशन में हमें याद आती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। अगर हमारे कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरीके की दिक्कत से जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारे हार्ट तक नहीं हो पाती, तो हार्ट हमारे बहुत इफर्ट करता है कि वो जो सप्लाई है, वो जो ब्लड का जो पोर्शन है वो हार्ट तक पहुंचे, और इसके लिए हार्ट तरह तरह के प्रयास करता है। अब इस प्रयास में हार्ट और तेज अपनी हार्ट बीट बढ़ाने की कोशिश करता है, और इस पूरे जो मैकेनिज्म में हमारे हार्ट में पेन शुरुआत होती है, हमारे चेस्ट में पेन शुरू हो जाती है, और ये हमारे मिडिल ऑफ द चेस्ट में शुरुआत होती है। मिडिल ऑफ द चेस्ट में शुरुआत होकर के इट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म एंड टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ नेक एरिया। ठीक है, आपके शोल्डर्स, आर्म्स, लेफ्ट पार्ट ऑफ नेक एरिया, ये सब जगह पे, यानी कि आपके ट्रंक एरिया कह सकते हैं, ये पूरी जगह फैलता है। इस तरीके से एंजाइना का जो पेन है ये होता है। अब ये कई तरीके से कैरेक्टराइज होते हैं। क्लासिकल एंजाइना होती है, उसको हम एक्सर्शनल एंजाइना भी कहते हैं। कुछ इस पार्ट फॉर्म में इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। फिर आती है हमारी अनस्टेबल एंजाइना। इन सभी जो सारे तीनों प्रकार है इसको हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम अपनी थ्योरी से शुरुआत करते हैं। जो एंजाइना पेक्टोरिस यूजुअली रेफर्ड एज एंजाइना denotes severe chest pain which may be caused due to ischemia. Ischemia क्या है सर? Lack of blood and hence lack of oxygen supply of heart muscle. This ischemia is a result of obstruction or spasm of coronary artery. ये किस वजह से होता है? कोरोनरी आर्टरी की स्पैज्म। सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, अब यहाँ से ब्लड का सप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर इस ब्लड की सप्लाई के दौरान ये कोरोनरी आर्टरी क्या करे, ये कोरोनरी आर्टरी अगर इस तरीके से कोलैप्स हो जाती है, इस तरीके से क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो क्या होगा सर? ब्लड की जो सप्लाई है उसको पूरी तरह से होने में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, हर्डल पैदा करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो हार्ट है उसमें पूरी तरह से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे क्या होगा, तरह तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप होती है। दस द मेन कॉज ऑफ एंजाइना इज कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है यही होती है हमारी क्या, एंजाइना का मेन कॉज, इसीलिए इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं, विच रिजल्ट्स फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कार्डियक आर्टरीज। अब ये किस वजह से होती है सर? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। देखो, एक तो होता है या तो इसमें स्पैज्म हो जाए, या तो क्या हो जाए, स्पैज्म। ठीक है, अब या तो ये आर्टरीज ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, अब इस आर्टरीज में क्या हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कोई ऐसा प्लाक जैसा यहाँ पे जम जाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, यहाँ से जब भी ब्लड पास करेंगे इस पे यहाँ पे इरोड करेंगे और ये एक बड़ा सा लेयर बनाता चला जाएगा हमारे आर्टरीज पे ही। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी ब्लड पास करेंगी इससे होके पास करेंगी, और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा ये पूरी तरह से क्लॉग कर देगा। अब ये कई बार एक जगह पे रहता है, कई बार ये मूविंग हो जाता है, यानी कि पूरे ब्लड वेसल में तैरने लगता है, मूव करने लगता है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे इसको अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना बताना था कि हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस से एक चीज़ और होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं कि इस एथेरोस्क्लेरोसिस से कई बार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स भी होता है, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू थ्रोम्बोक्सिन A2। किसकी वजह से सर? थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से वहाँ पे क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब अनस्टेबल एंजाइना की बात करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना यूजुअली ग्रुप्ड विद सिमिलर कंडीशन एज एक्यूट कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम may have symptoms like worsening crescendo of angina attacks, sudden onset of angina at rest एंड एंजाइना लास्टिंग मोर देन 15 मिनट्स। देखो, यहाँ पे बेसिकली अलग अलग एंजाइना के फॉर्म्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनस्टेबल एंजाइना की। देखो, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, आप रेस्ट में रहते हो तो वो कभी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप रेस्ट से एक्सरसाइज के मोड में जाते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी के मोड में जाते हो, तो इस टाइम पे ये जो एंजाइना होता है ये डेवलप होता है। और ये बेसिकली किस वजह से होता है, यहाँ पे कोई और रीजन नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ एंजाइना का यही कारण होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पा रही है, और जो हमारी
ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो चुकी हैं। तो इसके लिए हम सिंपल सी नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं और इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमको रिलीफ मिल जाता है। बात क्लियर है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है? अनस्टेबल एंजाइना एक तरीके का एंजाइना है जो कि आपको रेस्ट में भी इंड्यूस हो सकता है। यहाँ आपको सेकेंड पॉइंट पढ़ना है, सडन ऑनसेट ऑफ एंजाइना एट रेस्ट, यानी कि ये रेस्ट में भी हो सकता है। एंड वर्सनिंग यानी कि क्रिस्टेंडो ऑफ एंजाइना अटैक, यहाँ पे क्या होगा? ये वर्स करता है, मतलब कि ये जो एंजाइना अटैक का ये सबसे वर्स्ट फॉर्म भी होता है, यानी कि इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये आपके हार्ट अटैक को इंड्यूस कर दे। एंजाइना लास्टिंग मोर देन 15 मिनट्स, अगर आपको स्टेबल एंजाइना है वो 15 मिनट्स में क्योर हो जाता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना कभी भी 15 मिनट्स में क्योर नहीं होता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट बात करें, प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन में लीड टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इस कंडीशन से हमको एमआई भी हो सकता है, ये देखने को भी मिल सकता है। और एमआई क्या होता है सर? अ हार्ट अटैक, एक तरीका क्या होता है सर? हार्ट अटैक। दस नीड्स मेडिकल एड ऑन अर्जेंट बेसिस, इसलिए इनको क्या हो सर? बहुत सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत ही मेडिकल एड इनमें हमें लेना चाहिए। एंजाइना, एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी एम्स टू रीस्टोरिंग द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या होता है? यहाँ पे आपको जो सप्लाई और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है इसको मेंटेन करना होता है, क्योंकि देखो ब्लड की सप्लाई कम हुई, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई। अब सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो उतनी ही है, तो इस डिमांड को तो हम नीचे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे सर? हम इस सप्लाई को किसी न किसी तरीके से हम ऊपर करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या होते हैं? ये तरह तरह की चीजें होती हैं, ये आप आगे समझने वाले हैं। चलो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आते हैं वैसोडाइलेटर, जो हमारे वेसल्स को डायलेट करते हैं। वेसल्स को डायलेट करेंगे तो ब्लड का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। जहां पे आते हैं हमारी नाइट्रोक्साइड सोडियम, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइट ट्राइनाइट्रेट, फिर यहाँ पे मोनोनाइट्रेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन, इसको हम सब लिंगुअल देते हैं कि हमारी सब लिंगुअल फॉर्म का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है, जिसको खाना नहीं होता, बस चीक्स के बगल में रखना है या आपके टंग के नीचे रखना है और ये अपने आप डिजोल्व हो जाती है और 15 मिनट के अंदर अंदर ये एक्शन दिखाती है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको हम कहते हैं सीसीबीज, जिसका ट्रिक भी हमने बनाया था कि सर वीरो का नाम नहीं, वी से वेरापामिल, दिल से डिल्टायाजिम, आम से एम्लोडिपिन एंड नहीं से नीफेडिपिन आप लर्न करेंगे। अब ये देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनमें हम कहते हैं एरिल एल्किल एमीन्स एंड यहाँ पे फेनिल डाइहाइड्रोपिरिडीन्स एंड पाइपेराजीन डेरिवेटिव। पाइपेराजीन की बात करें तो यहाँ पे सिनाराजीन, फ्लोराजीन एंड लीडो फ्लेजिन। और यहाँ पे फेनिल डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें है अम्लोडिपिन, डेरोडिपिन, फेलोडिपिन एंड ये सारे ड्रग्स हैं, आपसे आप रेफर कर सकते हैं। एल्किल एल्काइल एमीन्स की बात करें तो यहाँ पे है बेक्लाइन, बेनसाइक्लेन, बेप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड, कैरोवेरिन, सेटिडिल सिट्रेट, डिल्टायाजिम हाइड्रोक्लोराइड, डोप्रेन, नीलामीन एंड इफेनोन। साथ ही साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, आपको पूरी ड्रग्स नहीं याद रखनी है, जो जो हम सिर्फ मार्क करेंगे सिर्फ वही वही आपको लर्न रखना है। जैसे एरिल एल्काइलमीन्स में आपको याद रखना है डिल्टायाजिम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फेनिल डाइहाइड्रोपिरिडीन में याद रखना है अम्लोडिपिन एंड साथ ही साथ निफेडिपिन। एंड यहाँ पे पाइपेराजीन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लोराजीन एंड सिनाराजीन आपको यहाँ पे लर्न रखना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं यहाँ पे वेरापामिल एंड रिलेटेड ड्रग्स। यहाँ पे आती हैं एनिपामिल, डेगापामिल एंड डेवामापिल, ठीक है। ये चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में वेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको स्टार मार्क करना है। नेक्स्ट मिसलेनियस एजेंट की बात करें तो फ्लूटोनिडीन, फॉस्टिडिल, पर हेक्सिलिन एंड पायरोफ्यूरॉल यहाँ पे लर्न करेंगे। पोटेशियम चैनल ओपनर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे निकोरेंडिल और एक चीज और पिनाकेडिल, पिनाकेडिल भी यहाँ पे आप लिख लोगे। चलो मैं इसको सफाई से लिख देता हूँ, PINACADIL, पिनाकेडिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो प्रॉब्लम्स याद रखोगे पोटेशियम चैनल ओपनर्स, ठीक है। फिर आप बात करते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, याद रखो एंटागोनिस्ट है। बीटा ब्लॉकर्स की बात हो रही है, बीटा सिंपैथो नहीं है। ये क्या है? बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पे आते हैं एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नैडोलॉल एंड प्रोप्रानोलॉल। फिर बात करते हैं मेटाबॉलिक मॉडिफायर, जिसमें आती है रेनोलोजिन एंड ट्राइमेटाजिडीन, ठीक है। बात क्लियर है, क्लासिफिकेशन हो गई हमारी। यूजेस की बात करें तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स किस लिए यूज करते हैं सर? यहाँ पे तो हम इनको अपनी स्टेबल एंजाइना, एक्सर्शनल एंजाइना के लिए यूज करते हैं या फिर इनको क्लासिकल एंजाइना के लिए यूज करते हैं। दीज आर वन ऑफ द सेवरल क्लासेस ऑफ ड्रग्स एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटिंग इस्कीमिया सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। दीज आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन ट्रीटिंग द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF के लिए भी हम यूज करते हैं। बाई एक्टिंग थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड रिप्लेसमेंट थेरेपी सो दैट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पेयर्ड NO कैन बी ओवर पावर्ड, ठीक है। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीसीबीज, यानी कि हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती हैं सर? जो हमारे कैल्शियम चैनल होते हैं, बेसिकली हमारे एन टाइप, एल टाइप, 2 टाइप के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये किसको ब्लॉक करती हैं? बोथ फॉर्म्स ऑफ एंजाइना, स्टेबल हो चाहे वेरिएंट हो, आर ट्रीटेड यूजिंग सीसीबीज। इन स्टेबल एंजाइना दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द पेरिफेरल आर्टिकुलर रिलैक्सेशन। ये क्या करते हैं? पेरिफेरल आर्टिकुलर का रिलैक्सेशन करते हैं। जो आर्टरीज आपके पेरिफेरल में मौजूद हैं उनको रिलैक्स कराते हैं, उनसे ब्लड फ्लो जो है वो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एज अ रिजल्ट आफ्टर लोड डिक्रीजेस, जो हमारा आफ्टर लोड है
ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, विच इन टर्न्स डिमिनिशेस द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट। जिससे क्या होगा, अब देखो आफ्टर लोड जब भी डिक्रीज होगा तो हमारे हार्ट का जो डिमांड है ब्लड सप्लाई का, वो भी क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन वेरिएंट एंजाइना दिस ड्रग स्टिमुलेट द रिलैक्सेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। और वेरिएंट एंजाइना की बात करेंगे तो सेम यही ड्रग क्या करेंगी, स्पैज्म का जो ड्यूरेशन है, स्पैज्म का जो इंटेंसिटी है उसको क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी। ठीक है, as results oxygen supply to heart increases, verapamil and diltiazem suppress the heart rate contractility। ये क्या करेंगे, यहाँ पे verapamil और diltiazem है, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट एंड हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इसको ये क्या करते हैं, डाउन करते हैं, देयर बाई फर्दर डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड मॉडरेटली। इससे ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन डिमांड है ये मॉडरेटली उसको डिक्रीज करते हैं। फिर बात करें पोटेशियम चैनल ओपनर। सब देखो हमने बात क्या करी थी, यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, या तो आप सप्लाई को बढ़ा दो, ठीक है, सप्लाई को बढ़ा दो, या तो जो डिमांड है उसको ही नीचे लेते आओ। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझनी है, या तो आप ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ा दो, या तो आप जितनी डिमांड है उतना सप्लाई ले आओ, या तो सप्लाई अगर कम है तो इसकी जो डिमांड है ना इसको भी नीचे लेते आओ। अब भाई डिमांड बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाती है, पर थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर्स की बात करते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर्स में हमने निकोरेंडिल, पिनाकेडिल पढ़ा था। दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टू सिंपैथोमेटिक पेशेंट वेटिंग टू अंडरगो सर्जरी और एंजियोप्लास्टी। ये किसमें यूज होते हैं सर, एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट में यूज होती है, ये आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो। इन होम आइडियल मैनेजमेंट विद अदर ड्रग्स हैज ऑलरेडी बीन कैरिड आउट। जिन पे बाकी ड्रग्स कैरिड आउट हो चुकी हैं, बाकी ड्रग्स हम दे चुके हैं और अब वो उनके लिए उतनी कारगर नहीं है, तो उनके लिए हम पोटेशियम चैनल ओपनर्स देते हैं। बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स बाई दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रेट्स। तो इनकी बात करें, पहला पॉइंट देखते हैं, OCH2 ग्रुप बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड इथाइल अमीनो साइड चेन। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इनके पहले स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इनके स्ट्रक्चर को हम रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है हमारा एरिल ग्रुप एंड इट इज अटैच्ड विथ OCH2 ग्रुप, और इधर क्या है हमारे पास, इथाइल अमीनो साइड चेन है। दिस इज आवर इथाइल अमीनो साइड चेन। अब देखो इसी ग्रुप को हम यहाँ पे जैसे एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH इट इज अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे CH2.NH.R। क्लियर है। चलो अब सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे जो OCH2 ग्रुप है, यानी कि ये जो ग्रुप है, दिस प्रेजेंट बिटवीन एरोमेटिक रिंग एंड इथाइल अमीनो साइड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स के एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, इस चीज के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ कैटाकॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद क्लोरीन एंड फेनिल रिंग। यानी अगर इस OH को हम रिप्लेस कर दे क्लोरीन से या फिर एक फेनिल रिंग से, या फिर एक फेनिल रिंग से अगर इनको हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो भी इनकी जो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है वो रिटेन होती है, यानी कि ये अभी भी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने में हेल्पफुल होते हैं। सी एन डाई सब्सटीट्यूशन डिक्रीजेज द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। यानी कि अगर यहाँ पे डबल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे शो कर दें, यानी कि एन पोजीशन पे डबल सब्सटीट्यूशन दिखा दें, तो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिविटी इज मेंटेन्ड व्हेन फेनिल इथाइल, हाइड्रोक्सिल फेनिल इथाइल और मिथॉक्सी फेनिल इथाइल ग्रुप आर एडेड टू अमाइन एज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे जो R ग्रुप है, अगर इनकी जगह पे हम ये ग्रुप्स ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इन पे जो एक्टिविटी होती है आर एडेड टू अमीन एज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, तो भी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मेंटेन्ड होती है। अगर R ग्रुप की जगह, चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि अगर क्या यहाँ पे जोड़ दें फेनिल इथाइल, क्या जोड़ दें सर, फेनिल इथाइल, या फिर हाइड्रोक्सी फेनिल इथाइल, हाइड्रोक्सी फेनिल इथाइल, अगर इनकी जगह पे हम ये दोनों ऐड कर दें, वैसे तो और भी ग्रुप है यहाँ पे मेंशन, बट इन्हीं दो को मेंशन करते हैं कि अगर इनके जगह पे ये भी हम ऐड कर दें, तो भी इनकी जो एक्टिविटी रहती है, बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी जो रहती है, वो क्या रहती है, रिटेन्ड रहती है या मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, बात क्लियर है। डी पार्ट, 2 कार्बन साइड चेन आर इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन साइड चेन जो है 1 एंड 2, दीज आर इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। बात क्लियर हो गई। फिफ्थ पॉइंट बात करें, नाइट्रोजन एटम शुड बी ऑफ सेकेंडरी अमीन फॉर ऑप्टिमम बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। यानी कि ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा होना चाहिए, दिस नाइट्रोजन शुड बी सेकेंडरी इन नेचर। किसके कैसा होना चाहिए सर, 2 डिग्री होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है। एफ की बात करें, द कार्बन साइड चेन हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप मस्ट बी एस कॉन्फिगरेशन फॉर ऑप्टिमम एफिनिटी टू द बीटा रिसेप्टर लिवोबिनोल एंड टीमोलोल। अब यहाँ पे जो OH कार्बन साइड चेन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यानी कि जो ये OH ग्रुप मौजूद है, ये कैसा होना चाहिए सर, ये एस कॉन्फिगरेशन में होना चाहिए। हमने बहुत अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि सर एस फॉर्म होते हैं, ई फॉर्म होते हैं, तो ये जो एस फॉर्म है, ये वैसे तो आप केमिस्ट्री में इसको देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सीधे सीधे पॉइंट लर्न कर लेना है कि जो OH ग्रुप है इसमें क्या होना चाहिए, एस कॉन्फिगरेशन होना चाहिए फॉर लिवोबिनोल एंड टीमोलोल। ठीक है, अब बात करें, एरिल ऑक्सी प्रोपेनोलामीन्स आर मोर पोटेंट देन एरी
इथेनोलामीन्स, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं ये ज्यादा स्टेबल हैं इन कंपेयर टू 2 कार्बन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज पॉइंट मेंशन है कि एरिल प्रोपेनोलामीन्स आर मोर पोटेंट दैन एरिल इथेनोलामीन्स। एच पॉइंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ इथरल ऑक्सीजन इन एरिलॉक्सी प्रोपेनोलामीन्स विथ SCS2 NCS3 डिक्रीजेज द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। यानी कि अगर हम रिप्लेस कर दें एथरल ऑक्सीजन को, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है अगर हम इसको रिप्लेस कर दें S से, CS2 से या NCS3 से, तो बीटा ब्लॉकिंग जो एक्टिविटी है बीबी डिक्रीज हो जाएगी। बीबी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे तो स्माइली होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सैड होना चाहिए। ओके, क्यों सैड हो रहा है? क्योंकि इनमें कौन कौन ऐड हो रहा है सर? या तो S, या तो CS2 और NCS3। इनके ऐड होने से क्या होगा? बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी डिक्रीज होगी। द मोस्ट इफेक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स एट अमाइनो ग्रुप आर आइसोप्रोपिल और टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। इस आर ग्रुप पे या तो आप जोड़ दो, यहाँ पे जो आर ग्रुप है इनमें अगर हम आइसोप्रोपिल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये क्या होगा? सबसे इफेक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे ऐड होंगे और जो बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी होगी क्या होगी? इनहैंस्ड देखने को मिलेगी। The aromatic portion of molecule could be varied with good activity। जो aromatic portion है वो अलग एक्टिविटी से क्या होगा सर? वेरिड सिम्टम्स शो कर सकते हैं, वेरिड इफेक्ट शो कर सकते हैं। कन्वर्टिंग द एरोमेटिक पोर्शन टू फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन डिक्रीजेज द एक्टिविटी। अगर इस एरोमेटिक को हम फिनेंथ्रीन या यहाँ पे आर की जगह पे अगर हम फिनेंथ्रीन या एंथ्रासीन इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं हमारी बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी को। आपको यहाँ पे मे भी मेरी पिक्चर्स की वजह से ये दिख ना रहा हो, बट आपको जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको आप उसी वक्त कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स आर बेटर देन करस्पॉन्डिंग ओपन चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि आपको साइक्लिक एल्किल अगर सब्स्टिट्यूएंट इसमें ऐड करते हैं वो ज्यादा बेटर है देन ओपन चेन सब्स्टिट्यूएंट्स एट नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन। कहां पे? हमारे नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस पे। बात क्लियर हो गई। एम की बात करें, दी अल्फा मिथाइल ग्रुप एट साइड चेन डिक्रीजेज दी एक्टिविटी। यानी कि अगर कोई भी अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो ये बीबी एक्टिविटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बीबी मतलब कि हमारी बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। द स्ट्रक्चरल फीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ फेनाइल डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव। अब इसमें क्या होगा? जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, पहला होता है इसमें इनके पास होते हैं डाइहाइड्रोपिरिडीन रिंग। इनके पास क्या होती है सर? 2 हाइड्रोजन वाली पिरिडीन रिंग होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी नाइट्रोजन इन द रिंग विच रिमेन्स अनअल्टर्ड एट फिजियोलॉजिकल पीएच। जो सेकेंडरी नाइट्रोजन में प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल पीएच पे क्या होता है? अनअल्टर्ड रहता है। अब बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स, एक बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद होता है सच एज फेनिल इन द 4th पोजीशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये चीज हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। चलो 1 2 3 हम इसको नंबर भी कर देंगे। पहला होता है सर एक डाइहाइड्रोपिरिडीन रिंग। तो डाइहाइड्रोपिरिडीन रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। This is your dihydropyridine ring. The secondary nitrogen in the ring which remains unaltered at physiological pH। और इसमें क्या है सर? ये है हमारा सेकेंडरी नाइट्रोजन यानी कि 2 डिग्री नाइट्रोजन। फिर आता है अब बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें क्या है देखिए साहब, बहुत सारे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है हमारे पास? फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फेनिल इन 4th पोजीशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बात क्लियर है? चलो फिर आता है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एंड एस्टर मोइटीज आर नॉट इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। यानी कि जो हमारी नाइट्रो ग्रुप है और एस्टर मोइटीज हैं ये बिल्कुल ही इसेंशियल नहीं होती हैं एक्टिविटीज के लिए। द स्ट्रक्चरल फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ वेरापामिल एंड रिलेटेड ड्रग्स आर बेंजीन रिंग, टर्शियरी अमाइनो नाइट्रोजन विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली चार्ज एट फिजियोलॉजिकल पीएच, द आइसोप्रोपिल ग्रुप एंड द रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। जो हमारी आइसोप्रोपिल ग्रुप है एंड द रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ये बिल्कुल भी इसेंशियल नहीं होते हैं।